हेलो एवरीवन। हमारा फर्स्ट लेक्चर सीए फाइनल एडवांस ऑडिटिंग का ऑन द प्रोफेशनल एथिक्स। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आपके साथ कुछ जनरल डिस्कशंस कि हमारा बैच किस तरीके से चलेगा, क्या हमारा सिलेबस है, आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल होंगी, आपको किस तरीके से स्टडी करना है, उन टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पहले, और देयर आफ्टर फिर हम अपने मेन लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग, बात करते हैं अपने सिलेबस की। हमारे सिलेबस में लगभग 5 तरह के टॉपिक्स हैं, रादर वी कैन से 6 टाइप्स, जिसमें से एक प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, दूसरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, तीसरा कंपनी ऑडिट हो गया, फोर्थ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट जिसके अंदर इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, बहुत सारी ऑडिट्स कवर होती हैं। फिर एक टॉपिक हमारा बनता है कि जिसमें डिफरेंट एंटिटीज की ऑडिट को कवर अप किया गया है, लाइक बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले ओल्ड सिलेबस में होता था, अब न्यू में तो नहीं है। न्यू में तो 4 एंटिटीज हैं, रादर 5, बैंक, एनबीएफसी, एलआईसी, जीआईसी एंड पीएसयू। देयर आफ्टर फिर एक टॉपिक आ जाता है जो वैसे तो ऑडिट के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, और वो टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, इंड एएस का एंड शेड्यूल 3 का। तो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हम कह सकते हैं 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने। मैं आपको बुक में से उनकी कवरेज दिखा देता हूं एक बार। हमारा पहला मॉड्यूल वो आता है ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का। इसके अंदर 4 चैप्टर कवर अप हो जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का, ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। 4 चैप्टर मॉड्यूल 1 के अंदर कवर होते हैं। फिर आता है मॉड्यूल नंबर 2 जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स का, प्रोफेशनल एथिक्स। फिर आएगा मॉड्यूल नंबर 3 जिसका नाम है कंपनी ऑडिट, जिसके अंदर हम कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, कारो, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिट डिविडेंड, ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन चैप्टर्स को कवर अप करते हैं। देयर आफ्टर फिर आता है मॉड्यूल नंबर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट का। इस मॉड्यूल के अंदर इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलीजेंस, टैक्स ऑडिट, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, वो सारे चैप्टर्स इसमें आ जाएंगे। और फिर लास्ट में आता है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। इसके अंदर 4 एंटिटीज, बैंकिंग, एनबीएफसी, जीआईसी, एलआईसी एंड पीएसयू। इन चैप्टर्स की एग्जामिनेशन वेटेज, ये पूरा एक चार्ट लगाया गया है यहां पर, जिसमें न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से कवर अप किए गए वो गिवन है सारा। तो इसमें ये पहले 4 चैप्टर ये हो गए आपका मॉड्यूल 1। फिर 5वां चैप्टर मॉड्यूल 2 प्रोफेशनल एथिक्स, इसकी वेटेज देखेंगे 22, 18, 14, 14। अब आप कहेंगे कि सर 19 ऑनवर्ड्स, 2019 ऑनवर्ड्स क्या वेटेज कम हो गई? नो, ये जो मार्क्स हैं मई 19 के, नवंबर 19 के, ये 70 में से अवार्डेड है, क्योंकि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए थे, और एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने पब्लिक डोमेन में इशू नहीं किए। वी आर नॉट अवेयर कि 70 में से तो हमें पता है, 30 में से हमें नहीं पता कि कितने मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस टॉपिक के गिवन थे। तो मई 18, नवंबर 18 की यदि मैं बात करता हूं तो वहां पर एग्जामिनेशन वेटेज 100 मार्क्स के बेस पर डिटरमाइंड है, क्योंकि पूरा पेपर
पब्लिक में आता था, स्टूडेंट्स को मिलता था। बट जब May 19 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो 70 मार्क्स का पेपर ही स्टूडेंट्स को मिलता है। 30 मार्क्स के पेपर की बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट एग्जामिनर आपसे उसी टाइम पर, इन्विजिलेटर आपसे उसी टाइम पर वापस ले लेता है। तो हमें पता ही नहीं है कि कितने मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यदि मैं 70 से इसकी वेटेज निकालूं, 14 मार्क्स 20%, तो 100 मार्क्स में से भी 20% तो लगभग इसी टॉपिक के होंगे। चैप्टर नंबर 6 से लेकर 12 तक ये आपका मॉड्यूल नंबर 3 हो जाएगा पूरा। चैप्टर नंबर 13 से लेकर 17 तक ये मॉड्यूल नंबर 4, और फिर चैप्टर नंबर 19 से लेकर 21 तक बैंक, एनबीएफसी, जीआईसी, एलआईसी एंड पीएसयू, मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल 6 ये मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं इन टॉपिक्स के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस, शेड्यूल 3, लेकिन ये एफआर के टॉपिक हैं और ऑडिट में भी कभी कभार इनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनके भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, मैंने उनका एक क्वेश्चनियर चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 23 में दे रखा है आप लोगों को। सो ये हमारा पूरा सिलेबस है और आपको कवर कैसे करना है, हम इसका एक कंप्लीट शेड्यूल आप लोगों को हमने प्रोवाइड कर रखा है। उसी शेड्यूल की अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 2 की बात करेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स की। देयर आफ्टर हम स्टैंडर्ड्स को कवर अप करेंगे, फिर हम कंपनी ऑडिट पर, देन डिफरेंट ऑडिट एंड फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज के ऊपर जाएंगे। आपको 3 बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। नंबर 1, एक बुक होगी मेन बुक। मेन बुक के अंदर आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट के बाद उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अलोंग विद हिंट ओनली, अलोंग विद हिंट। लेकिन अब हिंट ये किस लिए है? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जब मैं बात करता हूं इसके डिटेल्ड आंसर्स की, इसके डिटेल्ड आंसर आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर मिलेंगे सेम सीक्वेंस पर। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन विथ कंप्लीट आंसर फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस। आपको पता हो कि आपको आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। डिटेल्ड आंसर आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक में जो एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको एग्जामिनर के कमेंट्स भी मिलेंगे कि स्टूडेंट्स किस तरीके से मिस्टेक्स कर जाता है अपने आंसर्स को देते वक्त, ताकि वो चीजें आपको हेल्प करें कि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करके उसके आंसर्स को किस तरीके से आपको प्रोवाइड करना है। सो ये बात हो गई हमारी सेकंड बुक की। थर्ड बुक आपको जो मिलेगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की होगी। चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंदर लगे हुए हैं। हर एक चैप्टर में 2 मेन पार्ट होंगे। पहला पार्ट वो जहां पर क्वेश्चंस हमने अपने खुद के फ्रेम किए हुए हैं, और हर एक चैप्टर के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर के, आरटीपीस के, पास्ट एग्जाम के मेमोरी बेस्ड। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की बुकलेट एमसीक्यूज की स्टूडेंट को इशू नहीं होती, स्टूडेंट से वापस ले ली जाती है एग्जामिनेशन हॉल में पेपर के बाद। तो हर एक चैप्टर के एंड में आपको आरटीपीस, एमटीपीस के एंड पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसमें आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि ये May 20 के एमटीपी का है, ये May 20 के एमटीपीस का है, कि क्वेश्चंस कहां से जो इस बुक में डाले गए हैं उनका सोर्स क्या है। काफी क्वेश्चंस के सोर्सेस आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ये May 19 की आरटीपी का है, ये May 20 के मॉक टेस्ट पेपर का है। इसी एमसीक्यू बुक के अंदर आपको लास्ट में केस स्टडीज मिलेंगी, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। इंटीग्रेटेड केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने अपनी आरटीपीज में, एमटीपीज में जो अभी रिसेंटली इशू की थी उसके अंदर दी थी। तो कंसीडरिंग दैट कि एग्जाम में अब इंटीग्रेटेड केस स्टडीज भी पूछी जाएंगी, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए
10 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज मैंने यहां पर इसी बुक के अंदर और दे रखी है। और जो हमारा शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर भी मैं आपके साथ 4 से 5 प्रैक्टिस सेशंस मैंने प्लान किए हैं, और वो प्रैक्टिस सेशंस बेसिकली मेरे इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के ही होंगे। मैं आपको जो शेड्यूल है वो शेड्यूल दिखाता हूं। उस शेड्यूल के अंदर जैसे हमारे पहले 5 लेक्चर्स प्रोफेशनल एथिक्स के हैं, फिर मैंने 6 लेक्चर प्लान किया हुआ है प्रैक्टिस सेशन इंटीग्रेटेड केस स्टडीज का, फिर क्वेश्चन नंबर 7 टू लेक्चर नंबर 7 to 17 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के आ गए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन स्टैंडर्ड्स का, फिर इसी तरह से कंपनी ऑडिट हो गया, फिर उसका प्रैक्टिस सेशंस, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट उसका प्रैक्टिस सेशंस, और लास्ट में ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज का प्रैक्टिस सेशंस। सो इस तरीके से हम अपने इस बैच को कवर अप करेंगे। 3 बुक्स हो गई आपकी, मेन बुक, नंबर 2 क्वेश्चनेयर, जिसको आप क्रैकर, जिस बुक को हमने क्रैकर का नाम दिया हुआ है, बेसिकली क्रैकर, या इसको आप क्वेश्चन बैंक कह सकते हैं। और जो आपकी तीसरी बुक है वो आपकी एमसीक्यूज एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज की बुक है। ये 3 बुक्स आप लोगों के पास अवेलेबल है। जो क्लास में मैं बुक्स यूज करूंगा, वो क्लास के अंदर जो बुक यूज होगी वो हमारी मेन बुक यूज होगी, मेन बुक। नो, ये तो हो गई बुक्स की बात, सिलेबस की बात, शेड्यूल की बात। अब इसके बाद आगे हमें जो आज काम शुरू करना है वो है प्रोफेशनल एथिक्स के साथ। हमारे पहले 5 लेक्चर्स प्रोफेशनल एथिक्स के होंगे, और जब ये 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक प्रैक्टिस सेशन को कंडक्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के साथ। फास्ट ट्रैक बैच है, थोड़ा सा थोड़ा हम स्पीड से काम करेंगे, और आपके लिए जरूरी हो जाता है कि जो हम डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं आप उसको रिवाइज करें, और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करनी है आपको क्वेश्चन बैंक में से। तो मैं पहले तो आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ आइडिया दे दूं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे, ये चैप्टर हमें किन किन प्रोविजंस के बारे में बताता है, फिर हम इसके मेन टॉपिक पर चलेंगे। चैप्टर नंबर 5 मैं आपको समराइज्ड प्रोविजंस बड़ी समरी में कि हमें क्या क्या कवर करना है नोट कराऊंगा। नोट करना चाहे कर लें, अदरवाइज बेशक आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपके पास गूगल ड्राइव में अवेलेबल होंगे। इस चैप्टर को आप कोड ऑफ एथिक्स का या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वो नाम भी दे सकते हैं, कोड ऑफ एथिक्स। मैं फर्स्ट आपको बता दूं इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू दे रहा हूं, ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। हम इस चैप्टर को प्राइमरीली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन, relevant sections of Chartered Accountants Act 1949. Point number 2, schedules to Chartered Accountant Act 1949. And third one,
मिसलेनियस के अंदर जो टॉपिक्स हम लोगों को कवर अप करने हैं इस चैप्टर में, फर्स्ट वन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, KYC norms of chartered accountants. Third one, decisions of ethical standard board. Networking guidelines. Self-regulatory measures and council general guidelines 2008. Council General Guidelines 2008. ये हमारा पूरा सिलेबस है इस चैप्टर का। आज हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर इसके ऊपर है। शेड्यूल्स के ऊपर हमारे 3 लेक्चर लगेंगे। लेक्चर सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसके ऊपर होगा और मिसलेनियस इसको हम लेक्चर नंबर 5 में कवर अप करेंगे। इनमें से कुछ चीजें बच जाएंगी तो उसको हम लेक्चर नंबर 6 में ले लेंगे, जिसमें हमने अपना इंटीग्रेटेड केस स्टडीज को एंड अदर क्वेश्चंस को कवर अप करना है। चलिए, तो मैं आपको अब सबसे पहले तो ये जितनी भी चीजें हैं मैं आपको बुक में दिखा दूं किस तरीके से कहां कहां पर ये चीजें दी गई हैं, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के सेक्शंस को। चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, किसी भी नाम से आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसका जो पहला टॉपिक गिवन है वो है ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। ओनली फॉर योर रेफरेंस कि जो कोड ऑफ एथिक्स इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, काउंसिल ने बना रखा है, उसके अंदर किन किन बातों का जिक्र किया गया है। उसके सेक्शन 100 से 150 में जनरल एप्लीकेशंस ऑफ कोड, देन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्रैक्टिस, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस, ये इंपॉर्टेंट डिवीजन है। बट आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अब एक नया रिवाइज न्यू कोड ऑफ एथिक्स इशू हो चुका है, जो 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो गया है। बट इंस्टीट्यूट ने लास्ट ईयर जब सिलेबस चेंज किया था तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि कोड ऑफ एथिक्स का जो पब्लिकेशन है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है और उसके शेड्यूल्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में कोई चेंज नहीं आया, उसके शेड्यूल्स में कोई चेंज नहीं आया। सो क्या रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स के कारण हमारे सिलेबस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हो सकता है आने वाले समय में इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल के अंदर शायद से कोई नए टॉपिक डाल दे कोड ऑफ एथिक्स के, जिसके चांसेस कंपैरेटिवली काफी कम है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि कोड ऑफ एथिक्स एज सच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स के कुछ प्रोविजन सिलेबस का पार्ट बनेंगे।
मुझे नहीं लगता है ऐसा, बट यदि फिर भी इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल के थ्रू उन टॉपिक्स को डाला तो हम लेटर ऑन उनको अमेंडमेंट्स में कवर अप कर लेंगे। बट आज की डेट में अभी तक की जानकारी के हिसाब से कोड ऑफ एथिक्स सिलेबस का पार्ट नहीं है, और वैसे भी ये 1 जुलाई को आया है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी 2021 के एग्जाम से पहले तो हो ही नहीं सकती। चलिए देन फिर उसके बाद ओवरव्यू दिया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के सेक्शंस कौन कौन से हैं। सेक्शन 1 2, सेक्शन 3 to 8, 9 to 18 चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। चैप्टर का टाइटल क्या है और ये पर्टिकुलर चैप्टर किन किन टॉपिक्स को कवर अप करता है उसके बारे में डिटेल दी गई है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। फिर बात आ जाती है शेड्यूल्स की। मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड कराया है पूरा सिलेबस, सेक्शंस, शेड्यूल्स, मिसलेनियस। सेक्शंस की डिटेल समरी यहां पर है 5.2 में। शेड्यूल्स, इसकी डिस्कशन मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा कि शेड्यूल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बेसिकली किन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, जिसके अंदर हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट की डिटेल को कवर अप करेंगे, तो इसकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में लेकर जाएंगे। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये आप देखेंगे तो मैंने आपको लिखवाया है मिसलेनियस के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फिर टॉपिक है आपका थ्रेट्स इन कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड सेफगार्ड्स। बहुत जगह आपने पहले भी पढ़ रखे हैं ये थ्रेट्स, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमीडिएशन थ्रेट। इंटर के अंदर पहले चैप्टर में है, इंटर में पहले ही चैप्टर के अंदर है ये। देयर आफ्टर फिर स्टार्ट होता है आपका मेन टॉपिक, रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जो हम आज कवर अप करने जा रहे हैं। इसके अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 2, देन सेक्शन 6, 7, 8, सेक्शन 20, 21, 2, 4, 5, 6, 7, ये सेक्शंस हैं जो प्राइमरीली हमें कवर अप करने हैं। जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ये सारे सेक्शंस चल रहे हैं जो हम आज कवर अप करेंगे। फिर शुरू होगा शेड्यूल। शेड्यूल 1 के 4 पार्ट हैं। फिर आएगा सेकंड शेड्यूल के 3 पार्ट्स हैं। तो जब ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 कवर हो जाएंगे, उसके बाद फिर बचे हुए मिसलेनियस टॉपिक्स शुरू होंगे। मैं वो मिसलेनियस टॉपिक भी आपको दिखा देता हूं क्या क्या है। ये सारा जो चल रहा है ये सब शेड्यूल 1 और 2 चल रहे हैं। यहां पर 5.13 पर जाकर सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 3 आता है, खत्म होती है चीजें यहां पर, और फिर मिसलेनियस टॉपिक शुरू हो जाते हैं हमारे। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008, उसके बाद टॉपिक आएगा आपका सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स का, देन केवाईसी नॉर्म्स का, डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड एंड नेटवर्किंग गाइडलाइंस। ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं हमारे जो हमें कवर अप करने हैं। देयर आफ्टर फिर इसके बाद चैप्टर के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन है। सो जो ये पूरा का पूरा सिलेबस है इस चैप्टर का, ये मैंने आपको समराइज कराया है 3 मेन पार्ट के अंदर जो हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। तो स्टार्टिंग यदि हम करें कि हमारे रेलिवेंट सेक्शंस जो हमें कवर अप करने हैं, मैं आपको उनकी एक लिस्ट बनवा देता हूं। सेक्शंस 2, सेक्शन 6, 7, 8, 21, 22,
24, 25, 26 एंड सेक्शन 27। ये सेक्शंस हैं जो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के कवर अप करने हैं। चलिए, तो अब इन्हीं सेक्शंस के साथ हमारी शुरुआत होने वाली है, रेलिवेंट सेक्शंस के साथ। बट इस पर जाने से पहले मैं कुछ जनरल डिस्कशंस आपके साथ करना चाहता हूं इन रिलेशन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिलेशन में। जैसे कि एक पर्सन, मैं बात कर लेता हूं मिस्टर एक्स की, उसने फाउंडेशन का एग्जाम पास कर लिया, देन इंटर के एग्जाम पास कर लिए, फाइनल के एग्जाम पास कर लिए, आर्टिकलशिप 3 इयर्स की कंप्लीट कर ली, जितनी भी और ट्रेनिंग्स हैं उन सारी की सारी ट्रेनिंग्स को उसने कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दिस ये पर्सन अप्लाई करता है इंस्टीट्यूट को फॉर द मेंबरशिप। इनिशियली जो मेंबरशिप ग्रांट की जाती है या अलॉट की जाती है उसको हम नाम देते हैं एसोसिएट मेंबरशिप का, ACA, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। 5 साल की मेंबरशिप के बाद ऑन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस एज टू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस या एम्प्लॉयमेंट इन द स्पेसिफाइड एरियाज, वो पर्सन फेलो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है आफ्टर 5 इयर्स, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। नाउ जब ये पर्सन मेंबर बन गया तो इस पर्सन का नाम एंटर कर दिया जाता है, एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जो हमारे इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप रजिस्टर है उसके अंदर इसके नाम को एंटर कर दिया जाता है। नाउ अब ये पर्सन किस कैटेगरी में आएगा, किस कैटेगरी में फॉल करेगा, उसकी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। नंबर 1, ये पर्सन चला जाता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो ऐसे पर्संस को नाम दे देते हैं हम मेंबर्स इन सर्विस, मेंबर्स इन सर्विस। दूसरी ऑप्शन है, ये पर्सन कहता है मैं सीए की प्रैक्टिस करूंगा, मैं सीए का काम करूंगा, लाइक ऑडिट का, कंसल्टेंसी का, अकाउंटिंग का, ठीक है, तो इसको नाम दे दिया जाता है मेंबर इन प्रैक्टिस, मेंबर इन प्रैक्टिस या प्रैक्टाइजिंग सीए। लेकिन इसके लिए जरूरी हो जाता है इस पर्सन को इंस्टीट्यूट में से एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना, COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। नाउ अब इसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया, ये प्रैक्टिस के अंदर चला गया। ये प्रैक्टिस किस फॉर्म में कर सकता है, इसकी प्रैक्टिस की फॉर्म क्या किस किस तरीके से हो सकती है? एज ए सोल प्रोप्राइटर, या फिर एज पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप कह लीजिए, LLP कह लीजिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों में से किसी भी फॉर्म के अंदर यह प्रैक्टिस कर सकता है। बिसाइड्स दिस, कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर क्या प्रैक्टिस की जा सकती है? कॉर्पोरेट फॉर्म में कंपनी बनाकर, इन जनरल जवाब है नो, इन जनरल जवाब है नो। हाउएवर कुछ स्पेशल गाइडलाइंस इशू की गई हैं
कंडीशंस के साथ लिमिटेड फॉर्म में, कॉर्पोरेट फॉर्म में प्रैक्टिस की जा सकती है। वो गाइडलाइंस एज सच हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इन जनरल मानकर चलेंगे कि कंपनी की फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इन जनरल जो प्रोविजन है हम उसकी बात करेंगे। फिर नंबर 3 पर बात आ जाती है, जो पर्सन ना तो एम्प्लॉयमेंट में गया ना ही प्रैक्टिस में गया, अदर्स। जैसे कहता है मैं तो बिजनेस करूंगा, टीचिंग में चला गया, फैमिली बिजनेस था, टीचिंग में चला गया, या फिर पॉलिटिक्स के अंदर चला गया, तो वो सारे पर्सन्स हैं अदर्स। इनको हम किस कैटेगरी में लेंगे? अदर्स के नाम से ही। ना ये मेंबर्स इन सर्विस है, ना ये मेंबर इन प्रैक्टिस है, ये सब किस कैटेगरी के अंदर है? अदर्स की कैटेगरी के अंदर है। तो हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज बन गई, एक मेंबर इन सर्विस की, दूसरी मेंबर इन प्रैक्टिस की, और तीसरी अदर्स की। ये 3 कैटेगरी बनाने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ऑब्जेक्टिव, जब मैं आपको शेड्यूल्स पढ़ाऊंगा, शेड्यूल्स के अंदर मिसकंडक्ट की बातें की गई है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मिसकंडक्ट इधर इन द प्रोफेशनल वर्किंग और अदरवाइज कब माना जाता है कि गाइडलाइंस बनाई गई हैं, रेगुलेशंस बनाई गई हैं, उन गाइडलाइंस की वायोलेशन, उन रेगुलेशंस की वायोलेशन, उन प्रिंसिपल्स की वायोलेशन यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, देन ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। अब वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, वो मेंबर इन सर्विस के लिए अलग है, मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए अलग है, एंड मेंबर्स जनरली के लिए अलग है। मैं यहीं पर आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि इनके ऊपर कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट लगेंगे। एप्लीकेबल कोड ऑफ कंडक्ट 2, एक जो मेंबर इन सर्विस के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, मेंबर्स इन सर्विस के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, और जो मेंबर्स जनरली के लिए अप्लाइड है, मेंबर्स जनरली के लिए। यदि मैं अदर्स की बात करता हूं तो इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एप्लीकेबल कोड ऑफ कंडक्ट होगा? वो होगा मेंबर्स जनरली का। मेंबर्स जनरली का। जो मेंबर्स इन प्रैक्टिस हैं उनके ऊपर कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होगा? इनके ऊपर 2 कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाएंगे। कौन कौन से? मेंबर्स इन प्रैक्टिस का और मेंबर्स जनरली का। मींस मेंबर्स जनरली का कोड ऑफ कंडक्ट तो सारे मेंबर्स के ऊपर अप्लाई होना ही होना है। इसके अलावा मेंबर इन सर्विस का कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, मेंबर इन प्रैक्टिस का कोड ऑफ कंडक्ट अलग है। तो अब हमें इस चीज को देखना जरूरी हो जाता है, कौन से मेंबर प्रैक्टिस में होंगे। सबके कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग हैं। जैसे मैं आपको 2-3 कुछ एग्जांपल दूं, लाइक आपने पढ़ रखा है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि ऑडिट के दौरान आपको क्लाइंट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको उस इंफॉर्मेशन को किसी कोड पर्सन को नहीं बताना होता, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और परमिटेड बाय क्लाइंट। ये कोड ऑफ कंडक्ट है किसके लिए? प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के लिए। आपको किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह पर रिप्लेस किया जाता है, कोई प्रीडिसेसर ऑडिटर था, उसको कंपनी ने रिमूव कर दिया या उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया था, टेन्योर पूरा हो गया, उसकी जगह पर आपको अपॉइंट किया। तो आपने पढ़ रखा है इंटर के अंदर, आपको उसको एक कम्युनिकेशन भेजनी पड़ती है, प्रायर कम्युनिकेशन बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, कि आपकी जगह पर मुझे अपॉइंट किया गया है, कहीं कोई ऐसे रीजन है कि मुझे इस ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मुझे उस रीजंस के बारे में बताएं। इस तरीके से ये चीजें इनके लिए बताई गई है। अब कई बार आप सोचें, एक पर्सन बिना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के, एक पर्सन बिना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के कई बार प्रैक्टिस वाला काम कर रहा है मेंबरशिप के साथ। लाइक मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, मैं किसी की एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं हूं, मैं
अदर्स के अंदर फॉल करता हूं। बट मान लो मेरे पास मेरा एक फ्रेंड आता है और कहता है हमारी इंटरनल ऑडिट कर दोगे क्या? मैंने कहा कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। एक पर्सन ने कहा मेरा टैक्स में कोई केस लगा हुआ है, मुझे टैक्स में रिप्रेजेंट कर दोगे क्या सीआईटी अपील के पास? मैंने कहा कर दूंगा, फीस चार्ज करनी है मैं तो कर दूंगा। मेरे पास सीओपी नहीं है, और इन चीजों के लिए यदि उनके रिस्पेक्टिव लॉ में देखा जाए तो सीओपी की जरूरत भी नहीं है। यदि मैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर जाऊं, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए सीओपी होना जरूरी नहीं है। अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए यदि मैं कंपनी लॉ के अंदर जाऊं, सेक्शन 138 में इंटरनल ऑडिट के लिए मेरा सीओपी होना, होल्ड करना जरूरी नहीं है। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कहता है ऐसे मेंबर को जो बिना सीओपी के प्रैक्टिस वाला काम कर रहा है, हम उसको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लेंगे और उसके ऊपर मेंबर इन प्रैक्टिस वाला कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करा देंगे। मेंबर इन प्रैक्टिस वाला कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करा देंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि बेशक मैं सीओपी होल्ड नहीं कर रहा, तो मैं जो ये मेरा कोड ऑफ कंडक्ट है मेंबर्स इन प्रैक्टिस वाला, मैं इससे बच नहीं सकता। मैं कहूं कि कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल तो सिर्फ प्रैक्टिसिंग सीए पर अप्लाई होता है, मेरे पर तो अप्लाई नहीं होता। प्रायर कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर का प्रोविजन तो प्रैक्टिसिंग सीए पर अप्लाई होता है, मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता। मैं प्रैक्टिस वाले काम कर क्यों रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके लिए रिस्पेक्टिव लॉ में सीओपी की जरूरत नहीं थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की मैंने वायोलेशन कर दी, पेनल्टी थोड़ी सी थी। सेक्शन 24 में सीओपी होल्ड ना करने की पेनल्टी बहुत थोड़ी सी है, मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। तो मैंने सोचा क्या जरूरत है सीओपी होल्ड करने की। सीओपी होल्ड करता हूं तो मेंबर इन प्रैक्टिस के इतना सारा एक प्रिंसिपल एस्पेक्ट है जो मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा। मैंने सोचा छोड़ो सीओपी लेना, नहीं, टीचर बने रहो और साथ में प्रैक्टिस वाला काम बिना सीओपी के कर लो, ऑडिट का काम ही मत करो। मैंने इंटरनल ऑडिट का काम कर लिया, कंसल्टेंसी का काम कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव का काम कर लिया। इनके लिए रिस्पेक्टिव लॉ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की बात नहीं कर रहा, रिस्पेक्टिव लॉ में इनकम टैक्स लॉ की बात कर लो, कंपनी लॉ की बात कर लो, अदर लॉ की बात कर लो, वहां सीओपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख लेना सेक्शन 138 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स 138 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसी तरह से ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के सेक्शंस इनकम टैक्स लॉ के अंदर कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पर्सन को सीओपी होल्ड करना जरूरी है। बट यदि सीओपी होल्ड किए बिना आप ये काम कर रहे हैं, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की वायोलेशन की है, सेक्शन 6 की, और सेक्शन 24 के अंदर आपके ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी। और जब पेनल्टीज आपके ऊपर लग जाएंगी, ठीक, तो आप क्या सिर्फ पेनल्टी देकर के बच जाओगे? नो, आप डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिए जाओगे। डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में नहीं हो बट हम मानेंगे आप प्रैक्टिस में हो, और आपके ऊपर प्रैक्टिसिंग मेंबर वाला कोड ऑफ कंडक्ट हम अप्लाई कराएंगे। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है ना, मैं अभी कर रहा हूं, आपने पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन जब आप शेड्यूल्स पढ़ेंगे ना, 3 लेक्चर है इसके ऊपर मेरे, 3 लेक्चर शेड्यूल्स के ऊपर, यहां पर आपको पता लगेगा कि प्रैक्टिसिंग मेंबर, मेंबर इन सर्विस, मेंबर जनरली, उनको अपनी प्रोफेशनल एंड एज वेल एज पर्सनल लाइफ के अंदर भी किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ये मेरी एक जनरल डिस्कशंस थी आपके साथ। नाउ अब मैं आपके साथ जो मेन बात करने जा रहा हूं वो है इन रेलिवेंट सेक्शंस की, रेलिवेंट सेक्शंस की। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शंस के साथ। तीसरा टॉपिक हमारा रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। फर्स्ट वन, सेक्शन 2(2), members deemed to be in practice,
डीम्ड टू बी, हम मान लेंगे आप प्रैक्टिस में हैं, इसका मतलब आप सीओपी होल्ड नहीं कर रहे थे। यदि एक पर्सन मेंबर है और सीओपी होल्ड करता है, तब तो वो है ही प्रैक्टाइजिंग सीए। मेंबर है, सीओपी होल्ड नहीं करता है, उसको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा इफ ही रेंडर्स द सर्विसेज as covered under section 2(2). Now, अब मैं आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 इसको कवर अप करा रहा हूं। ये है आपकी बुक का टॉपिक नंबर, सेक्शन सी सारे यहां पे लिख देता हूं, टॉपिक नंबर 5.6। मैं पेज नंबर के हिसाब से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों के पास बुक्स कुछ और एडिशन की होती हैं, कुछ ने फोटोस्टेट करा ली होती है, अलग अलग एडिशन में वो पेज नंबर वेरी कर जाता है, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस ऐड होते हैं, कई बार पुराने क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाते हैं, उनको हटा देता हूं। टॉपिक नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहता है, तो मैं अपनी डिस्कशंस में इंस्टेड ऑफ पेज नंबर टॉपिक नंबर के अकॉर्डिंग बात करूंगा आपसे। टॉपिक नंबर 5.6, रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जिसमें पहला टॉपिक मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं दैट इज मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। एक मेंबर को कब प्रैक्टिस के अंदर मान लिया जाएगा? मान लिया जाएगा, सीओपी है, यदि उसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया फिर तो वो प्रैक्टाइजिंग सीए ही हो गया। बट यदि उसने सीओपी नहीं लिया, लेकिन यदि वो इन एक्टिविटीज को इनमें एंगेज्ड है, तो हम उसको मान लेंगे वो प्रैक्टिस के अंदर है और उसके ऊपर प्रैक्टाइजिंग मेंबर वाला कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाएगा, जो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रैक्टाइजिंग मेंबर्स का कोड ऑफ कंडक्ट। A member of the institute shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with chartered accountant in practice or in partnership with members of other recognized professions। क्या एक सीए अदर देन सीए के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? इसका जवाब है हां। शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 4 में हम इसकी चर्चा करेंगे। शेड्यूल 1 के पार्ट नंबर 1 के क्लॉज नंबर 4 में। यदि एक मेंबर इधर इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप किसके साथ? विद चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और विद मेंबर्स ऑफ अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशंस इन कंसीडरेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। अब मान लो मैं अपने फ्रेंड का काम ग्रेटिचुअसली करता हूं, विदाउट रेम्यूनरेशन करता हूं, तो आप मेरे को प्रैक्टिस में नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि मैंने उसका कोई कंसीडरेशन नहीं लिया, मैंने उसको ग्रेटिचुअसली किया था। इन कंसीडरेशन ऑफ द रेम्यूनरेशन मिला है या मिलने वाला है, रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड। फर्स्ट वन, एंगेजेस हिमसेल्फ इन द
प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग वर्क में एंगेज कर रहा है अपने आप को, ईदर ऑफर टू परफॉर्म और एक्चुअली परफॉर्म services involving auditing like internal audit. COP is not required under company law, but still you will be considered as a member deemed to be in practice. Or verification of financial transactions, books, accounts, records. तो ये एस्पेक्ट आ गया, आप अपने आप को एंगेज कर रहे हैं इन द वेरिफिकेशन of financial transaction, books, accounts, records, or preparation, verification or certification of financial accounts or related statements. financial statement को बनाने का काम कर रहे हो, कंपाइलेशन का काम, और पब्लिक में आप अपने आप को एज ए अकाउंटेंट होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक को आप कह रहे हैं कि यू आर वर्किंग एज ए अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो प्राइमरीली क्या कंसीडर कर लिया जाता है कि आप प्रैक्टिस में हो इन जनरल, या रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज और असिस्टेंस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल और डिटेल रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रोसीजर्स और रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट्स और डाटा। लाइक नेटवर्थ का सर्टिफिकेट मांग लिया गया आपसे, नेटवर्थ का सर्टिफिकेट, एक क्लाइंट आपको अप्रोच करता है और कहता है कि बैंक ने मुझसे नेटवर्थ का सर्टिफिकेट मांगा है, क्या आप मुझे दे देंगे? बैंक ने कहा है एक सीए से लेकर आओ। तो ठीक है, मैंने कहा नेटवर्थ क्या है, एक फाइनेंशियल डाटा है, मैंने उसको सर्टिफाई करके दे दिया। मैंने आपकी बुक्स को देखा और बुक्स के बेस पर कहा कि यस, इस पर्सन की इतनी नेटवर्थ बनती है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ये मेरा इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप नंबर है, और मैंने एक सर्टिफिकेट इशू करके दे दिया। सीओपी की जरूरत नहीं। बैंक ने ये थोड़ी कहा था कि प्रैक्टाइजिंग सीए से लेकर आओ, बैंक ने तो ये कहा था सीए से लेकर आओ। ओके, और रेंडर सच अदर सर्विसेज जो काउंसिल की ओपिनियन में एक प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है। रेंडर्स सच अदर सर्विसेज as may be rendered by a chartered accountant in practice. So deemed to be in practice के लिए क्या हो गया कि एक पर्सन एंगेज्ड है कितनी एक्टिविटीज में, इन चारों में से किसी में भी, ईदर इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसके साथ? ईदर विद अ सीए इन प्रैक्टिस और रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के मेंबर के साथ, फॉर ए कंसीडरेशन इन एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। कौन कौन सी एक्टिविटीज? नंबर 1 अकाउंटेंसी, नंबर 2 ऑडिटिंग, नंबर 3 सर्विसेज रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, एंड नंबर 4 सच अदर सर्विसेज जो काउंसिल की ओपिनियन में एक प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है। और वो कौन सी सर्विसेज है, उसकी पूरी एक कंप्लीट लिस्ट मेरे पास है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अभी फॉर द टाइम बिंग आप एक छोटा सा नोट लिखिए इसके ऊपर। A member of the institute, a member of the institute shall be deemed to be in practice। हम उसको प्रैक्टिस के अंदर मान लेंगे। when individually or in partnership with another CA in practice or other persons।
अदर पर्सन्स कौन सा है? मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज. A member of the institute shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with another CA in practice or other persons. जो मेन बात है, for a consideration engages himself into the prescribed activities. अब ये प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज कौन सी हैं? 4 हैं. मैं आपको इनको समराइज करा देता हूं. ये 4 एक्टिविटीज कौन सी हैं? प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज. नंबर 1, अकाउंटेंसी वर्क. नंबर 2, ऑडिटिंग, जनरल वेरिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेशन. नंबर 3, असिस्टेंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. एंड नंबर 4 पर जो बुक से मैंने आपको कराया था, सच अदर सर्विसेज, जो काउंसिल की ओपिनियन में एक प्रैक्टाइजिंग सीए दे सकता है, बट उसका नाम है मैनेजमेंट एंड अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज. मैनेजमेंट एंड अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज. इसके ऊपर मैं आपको फर्दर नोटिंग करा रहा हूं. मैनेजमेंट एंड अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर नोट. सेक्शन 224 to 4th point. Provides that a member will be deemed to be in practice if he renders such services as in the opinion of the council can be rendered by a CA in practice. जो 4-5 पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, ये बेसिकली वो पॉइंट है जो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको अपने आंसर में कवर करने हैं. काउंसिल ऑफ ICAI passed a resolution mentioning therein the
entire range of services which a CA in practice can render. अभी आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसको कराने के बाद मैं आपके साथ एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उनके आंसर्स के अंदर ये पॉइंट इसी सीक्वेंस में चलेंगे. Council of the ICAI passed a resolution mentioning therein the entire range of services which a CA in practice can render. आगे बढ़ते हैं. पहले मैंने 224 का जिक्र किया, उसके बाद फिर मैंने 224 के अंदर काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसकी बात की. अब इस रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने कौन सी सर्विसेज के बारे में कवरेज की है उसकी हम बात कर लेते हैं. As per that list of management and other consultancy services, a CA in practice, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं CA in practice का, CA in practice can render multiple services as prescribed in the resolution including, दो तीन के मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, इंक्लूडिंग क्या क्या. Personnel recruitment and selection, and second, acting as advisor or consultant to an issue of सिक्योरिटीज. दो पॉइंट मैंने यहां पर आपको नोट डाउन कराए हैं. लिस्ट बहुत लंबी है बट मैंने प्राइमरीली उन पॉइंट्स को कवर अप किया है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं. हाउएवर इसको मैं अलग कलर से मेंशन कर देता हूं, एग्जाम में आप सेम कलर से यूज करेंगे. हाउएवर इसको अलग कलर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक अलग आंसर बनता है. However, it is specifically mentioned that a CA in practice cannot render सर्विसेज ऑफ, कुछ सर्विसेज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है. अब वो रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग, एंड नंबर 3 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. फास्ट ट्रैक बैच में मैं ज्यादा नोटिंग नहीं कराऊंगा बट फिर भी जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं उनकी मैं आपको नोटिंग कराऊंगा. चलिए, तो ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए. पहले मैंने आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के बारे में बता दिया था कि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट उसको कब हम डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मानेंगे, व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विद अनदर सीए इन प्रैक्टिस और मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन फॉर ए कंसीडरेशन
इन एक्टिविटीज को रेंडर करते हैं। इसमें मेन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन एंड असिस्टेंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यहां तक तो बात सही आ गई। नंबर 4 पर इन्होंने कहा कि यदि एक मेंबर मैनेजमेंट एंड अदर कंसल्टेंसी सर्विस भी देता है, यदि एक मेंबर मैनेजमेंट एंड अदर कंसल्टेंसी सर्विस भी देता है बिना सीओपी होल्ड करें, तब भी उसको हम क्या मान लेंगे? डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लेंगे। अब ये मैनेजमेंट एंड अदर कंसल्टेंसी सर्विस कौन सी है? ये वो सर्विस है जो प्रैक्टाइजिंग सीए को अलाउड है, जो एक प्रैक्टाइजिंग सीए को अलाउड है। प्रैक्टाइजिंग सीए से मतलब जो सीओपी होल्ड कर रहा है। जो सीओपी होल्ड करता है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है। कौन कौन सी? काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास करके पूरी एक कंप्लीट लिस्ट दे रखी है 25-26 सर्विसेज की, वो अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे। उन सर्विसेज में कुछ सर्विसेज के नाम मैंने आपको 2 ही नाम लिखवाए हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं बट 2 के मैंने नाम लिखे हैं। ये सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, लेकिन ये सर्विस आप नहीं दे सकते। इनके पीछे कारण क्या है? यहां पर आपकी इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाती है क्योंकि मनी इन्वॉल्व है, डायरेक्टली मनी कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। आप क्लाइंट के लिए अंडरराइटर का काम करेंगे तो आपके क्लाइंट के शेयर्स को आप अच्छा बताओगे ही बताओगे, बेशक वो बेकार हो। क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो आप, आपका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। यदि एक पर्सन जो सीओपी होल्ड नहीं करता वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, तब भी उसको क्या मान लिया जाएगा? तब भी उसको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। अब जरा बुक पर आ जाइए और देखिए इन पॉइंट्स को। 2 to 4 से ही मैं शुरुआत कर रहा हूं वापिस, 2 to 4 से। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 क्या कह रहा है? when a member renders such other services as in the opinion of council, कौन दे सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ओके, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज कौन कौन सी हैं उनकी बात कर लेते हैं। काउंसिल ने कहा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड स्टैट्यूटरी और पीरियोडिकल ऑडिट, टैक्स रिप्रेजेंटेशन, टैक्स एडवाइस, एक्टिंग एज लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर और रिसीवर। कई बार बच्चे इसके ऊपर डाउट करते हैं और कहते हैं सर ये तो मेन काम है, ये कैसे मना कर दिया? ये मना इस तरीके से किया गया, ये प्राइमरी वर्क है, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज मींस एडिशनल वर्किंग में थोड़ी लाओगे। स्टैट्यूटरी और पीरियोडिकल ऑडिट, ऑडिट वर्ड ये तो भाई साहब ऊपर ही नहीं आ गया क्या? ऑडिट, ये रहा ना ऑडिट वर्ड। तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नहीं है। आप रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, एडवाइस का काम करते हैं, तो ये बेसिकली जब आप पब्लिक को कह रहे हैं कि आप एज ए अकाउंटेंट काम करते हैं तो उसमें टैक्स रिप्रेजेंटेशन, टैक्स एडवाइस ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये जो वर्ड्स हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स रिप्रेजेंटेशन, टैक्स एडवाइस, लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, ये प्राइमरी वर्किंग है। इसको आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की डेफिनेशन से लिंक मत करो। बट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, अब पूरी की पूरी लिस्ट है। अब आपका अगला क्वेश्चन, क्या सर ये सारी लिस्ट याद करनी है? नहीं, रीड करनी है, सिर्फ रीड करनी है, सिर्फ रीड। लर्न क्या क्या करना है वो मैं मार्क करा देता हूं। रीडिंग में भी आपको साथ साथ करा देता हूं जल्दी से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड एडवाइस रिगार्डिंग रेजिंग फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, preparing cash budget, cash flow statement, budgeting including capital budget, inventory management, market research, price fixation, management accounting, control method management, information and reporting। रीडिंग, कोई लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, ये सब वर्ड आपको पता है और सीए रेंडर करता है ये सारी सर्विसेज। आपको मेन
ये याद रखने हैं। पर्सोनल रिक्रूटमेंट मींस क्या क्लाइंट के लिए हम स्टाफ रिक्रूट करा सकते हैं। मैंने क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया और उसने कहा कि उसको 4 अकाउंटेंट्स चाहिए, नॉर्मल अकाउंटेंट, नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉर्मल अकाउंटेंट। आप एक काम करो, अखबार में ऐड दे करके अपने ऑफिस में ही इंटरव्यू कर लो और सिलेक्शन कर दो, उनको थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग देके मेरे यहां भेज देना, इस काम के मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। हमें क्या दिक्कत है? क्या हम क्लाइंट के बिहाफ पर ये काम नहीं कर सकते? अखबार में एक ऐड दे दें कि एक ऐसी ऐसी कंपनी है, उसको कुछ अकाउंटेंट्स की जरूरत है, ग्रेजुएट जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी 50,000 रुपए प्लस पर कुजिट्स होगी। फिर हमने इंटरव्यू कंडक्ट करा, 15 कैंडिडेट आए, 15 कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, उसमें से 4 को हमने शॉर्टलिस्ट, उसमें से 8 को शॉर्टलिस्ट कर लिया, सेकेंड राउंड का इंटरव्यू लिया, उसमें से 4 को सिलेक्ट कर लिया, फिर क्लाइंट का जो अकाउंटिंग मैनुअल था उसके हिसाब से ट्रेनिंग दे दी, 2 महीने बाद क्लाइंट के ऑफिस में भेज दिया, 2 लाख के बिल के साथ, मेरे पास 2 लाख रुपए आ गए। मैं ये काम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इस काम के लिए सीओपी चाहिए क्या? सोचकर बताओ, क्या इस काम के लिए सीओपी चाहिए? वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विस की डेफिनेशन में काउंसिल ने डाला है, तो यदि इंस्टीट्यूट का मेंबर इस काम को करता है विदाउट होल्डिंग सीओपी, क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। क्लाइंट कह रहा है कि मेरे एम्प्लॉइज के लिए इंसेंटिव प्लान, वेज इंसेंटिव प्लान्स वो सेटअप करके दे दो, बोनस प्लान्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस एटसेट्रा। मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, बिजनेस पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सिस्टम्स एनालिसिस रीड करना है, सिर्फ रीड। लर्निंग वाले 2 पॉइंट जो रिटेन करने हैं। सिलेबस बहुत है, तो जहां पर रीडिंग की बात करूं, मार्क करते रहना, आपको किन किन चीज को सिर्फ रीड करके छोड़ देना है। रीडिंग में इसलिए बोल रहा हूं कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो कि हां क्या क्या चीजें सिलेबस का पार्ट है। देयर आफ्टर एक्टिंग एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू for drafting of prospectus, drafting of listing agreement, completing formalities with stock exchange, ROC, SEBI, publicity budget, advice देना regarding selection of various agencies, post issues activities पर advice. But very very important, broking, underwriting and portfolio management. ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये 3 सर्विसेज प्रोहिबिटेड है, ये आप रेंडर नहीं कर सकते। इनके पीछे क्या कारण है? इनके अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक थ्रेट क्रिएट हो जाता है, और वो थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, आपके अपने थ्रेट्स, as well as advocacy threats. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड एडवोकेसी थ्रेट्स क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये 3 सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अपने क्लाइंट को नहीं दे सकता। इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग ओके, acting as registrar to an issue okay, quality audit, environment audit, energy audit no issue, recovery consultant no issue, insurance financial advisory services no issue। इन सर्विसेज को बाकियों को सिर्फ रीड करो, छोड़ दो, और कुछ भी नहीं करना। नो, अब इसके 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये चीजें केस स्टडी के अंदर जब आप इंटीग्रेटेड केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे, वहां पर ये चीजें मैटर कर जाएंगी। जो पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखे हैं, छोटी छोटी चीजें वहां मैटर करती हैं। इट इज नेसेसरी टू नोट दैट अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस नॉट ओनली व्हेन ही इज एक्चुअली एंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, एक्चुअली एंगेज्ड, but also when he offers to render the accounting services।
आपने यदि इन सर्विसेज को रेंडर करने की ऑफर भी दी है कि हां मैं ये काम कर दूंगा, देन ऑल्सो आप डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिए जाएंगे। इन अदर वर्ड, द एक्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट offering to perform the accounting services would tantamount to being in practice even though no client has been served। बेशक आपने किसी भी क्लाइंट को सर्व नहीं किया है। सर्विसेज so specified above need to be correlated with section 144। अब ये क्या आ गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट उस समय का है जब कंपनी एक्ट 2013 नहीं था, 1949 का है, 2006 में अमेंडमेंट्स आई थी, 2008 में गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद इसमें कोई मेजर अमेंडमेंट हुई नहीं। बट कंपनी एक्ट 2013 आ गया और उसने 144 में कहा ऑडिटर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट रेंडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्टेन सर्विसेज इन द कंपनी होल्डिंग और सब्सिडियरी। एक कंपनी का ऑडिटर उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में और उसकी सब्सिडियरी में ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ सर्विसेज को रेंडर नहीं कर सकता है। ओके, उन सर्विसेज की डेफिनेशन में मैनेजमेंट सर्विसेज भी लिखा हुआ है। तो यदि आप कंपनी के ऑडिटर हैं तो आप उसी कंपनी में, सेम कंपनी में, उसकी होल्डिंग में और सब्सिडियरी में जो सर्विसेज 144 ने प्रोहिबिट की हैं वो तो दे नहीं सकते। हाँ, बाकी किसी और कंपनी में वो सर्विसेज दे सकते हो। कंपनी में, होल्डिंग, सब्सिडियरी में इन 9 जो 144 में लिखी हुई हैं उनको छोड़कर बाकी सर्विसेज भी दे सकते हो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी ने अप्रूव कर रखी है। तो इस पॉइंट को तो मैं, जब मैं आपको कंपनी ऑडिट कराऊंगा वहां पर मैं इसको मेन डिटेल में लूंगा, अभी नहीं। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग मैंने आपको बता दिया कि 144 प्रोहिबिट करता है कंपनी ऑडिटर को टू रेंडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्टेन सर्विसेज इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी। ये था हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। नाउ अब इसके बाद अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए जल्दी से। अब क्वेश्चंस जैसे जैसे मैं आपको यहां पर कराता हूं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को यहां पर ऑब्जर्व करना है एंड देयर आफ्टर इनकी डिटेल लर्निंग, प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट आपको क्वेश्चन बैंक में से कवर अप करने हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। मिस्टर सैम, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन पोस्ट इशू एक्टिविटीज टू हिज क्लाइंट। ठीक है, दे सकता है। फॉलो अप स्टेप्स विच इंक्लूड लिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिस्पैच ऑफ सर्टिफिकेट्स, रिफंड एटसेट्रा विद द वेरियस एजेंसीज कनेक्टेड विद द वर्क। ड्यूरिंग द ईयर 1920, looking to the growing needs of his clients to invest in the stock market, he also started advising them on portfolio management services. Whereby he managed portfolio of some of his clients. अब आ जाइए उन नोट्स के ऊपर जो मैंने आपको बनवाए थे। इसके आंसर में यही चीजें आपको देनी है। सेक्शन 224 आपको क्या प्रोवाइड करता है, काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास करके कौन कौन सी सर्विसेज बताई, उन सर्विसेज के अंदर ये सर्विसेज थी। आप एज ए एडवाइजर, कंसल्टेंट का काम बिल्कुल कर सकते हैं बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम आप नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज रेंडर की गई है। रिजल्ट, ये पर्सन गिल्टी होगा ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, गलती की है इसने। ये वर्ड अभी शायद आपको थोड़ा सा नया लगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बट जब कल की क्लास में हम शेड्यूल्स की डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे तो आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट एक बड़ा जनरल वर्ड लगने लगेगा इस चैप्टर के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 7 में आया है और मई 15 में आया है। मिस्टर ए, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट agreed to select and recruit the personnel, conduct training programs for and on behalf of the client। आपको वही आंसर देना है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 क्या कहता है? इट अलाउज it provides that a member will be deemed to be in practice if he renders such services as are permitted to be rendered by a CA in practice, and the Council of ICAI by its resolution permitted a range of services that can be rendered by a CA in practice, and in that range of services as prescribed by the Council of ICAI covered therein are, वन इज पर्सनल रिक्रूटमेंट, एक्टिंग एज एडवाइजर, रजिस्ट्रार, 2-3 के नाम लिख सकते हो लिखना चाहें तो, अदरवाइज नहीं भी लिखना चाहें तो आप स्पेसिफिकली पर्सनल रिक्रूटमेंट के ऊपर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एंड इन द प्रेजेंट केस द चार्टर्ड अकाउंटेंट is agreed to select and recruit the personnel and there is no misconduct। जब आप इनके आंसर्स को देना, एक चीज का ध्यान रखिएगा और आंसर्स को थोड़ा सा एक सिस्टेमेटिक वे में प्रेजेंट करें। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 की, जो नवंबर 7 और मई 15 में आया था। सबसे पहले आपने सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 का रेफरेंस दिया, फिर काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया, उन्होंने एंटायर रेंज बताई, उस रेंज के अंदर इंक्लूड किया पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को। पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, एंड कंक्लूजन। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब ये क्वेश्चन सेट किए जाते हैं 4 नंबर या 5 नंबर के, एक नंबर तो इस रेफरेंस का होता है जनरली, कि जो ये प्रोविजन आप बता रहे हैं वो कहां लिखा हुआ है। एक नंबर कंक्लूजन का होता है, 2 नंबर तो इसी चीज के होते हैं, मिसकंडक्ट है नहीं है, और जो आप अपना आंसर दे रहे हो वो किस बेसिस पर दे रहे हो। फिर डिपेंड कि ये 4 नंबर का है या 5 नंबर का है, जो इसका डिटेल्ड प्रोविजन आ जाता है 1 या 2 नंबर, 1 और 2, 1 और 2, नॉट 1/2, 1 और 2, 1 से 2 नंबर प्रोविजन के होते हैं और फिर 1 से 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के होते हैं। तो आपको सेक्शन, नंबर, रूल, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, ये सब याद रखने हैं ताकि आप अपने आंसर्स को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस, जो टॉपिक हम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर आप उनके क्वेश्चंस को कवर अप करें। क्वेश्चंस की कवरेज बहुत बहुत जरूरी है, और हो सके तो 1-2 क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है नवंबर 15 का। मिस्टर एस, अ प्रैक्टिसिंग सीए, agreed to provide portfolio management services to his client Messrs D Limited। कौन सी सर्विस? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। आंसर के वही स्टेप, नंबर 1 सेक्शन 224, फिर काउंसिल का रिजोल्यूशन में परमिटेड रेंज ऑफ सर्विसेज, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, ये आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, फिर नंबर 5 पर कंक्लूजन, मिसकंडक्ट होगा या नहीं होगा। यहां पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दी गई है, रिजल्ट मिसकंडक्ट होगा। नेक्स्ट, मई 19 के एग्जाम में आया है क्वेश्चन। सीए नटराज इन प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एन असाइनमेंट
as advisor and consultant to the public issue of shares. As advisor and consultant, कोई दिक्कत ही नहीं है. Besides helping the company as an advisor, he also underwrite public issue to the extent of 25%, commission 1%. Remaining shares were underwritten by bank and other financial institutions at the same rate of commission. 25% issue was underwritten by this CA. He contend that above assignments are part of management consultancy work permitted by the council of the institute. Do you agree with the view of CA नटराज? क्या आप CA नटराज के व्यू से एग्री करते हैं? Definitely no. Decide in the light of applicable code of conduct. आंसर बड़ा सिंपल है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, देन काउंसिल के रिजोल्यूशन की बात, देन परमिटेड रेंज ऑफ सर्विसेज. उसके अंदर 3 सर्विसेज नहीं दी जा सकती: अंडरराइटिंग, ब्रोकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. इन द प्रेजेंट केस अंडरराइटिंग सर्विसेज दी जा रही है, विच इज नॉट परमिटेड, एंड हेंस मिस्टर नटराज is guilty of professional misconduct. क्वेश्चन बैंक 7 दिखा रहा हूं आपको. क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर देखो. क्वेश्चन नंबर 7 में नवंबर 15 में एग्जामिनर का कमेंट देखो क्या था. क्वेश्चन नंबर 7 अभी पढ़ा पोर्टफोलियो वाला. अरे सॉरी, एग्जामिनी मतलब स्टूडेंट्स failed to point out that chartered accountant in practice are not permitted to undertake the activities of broking, underwriting and portfolio management as per the resolution of the council pursuant to section 224 regarding management consultancy and others. These are the key words जो आपके आंसर्स में होना बहुत बहुत जरूरी है. फिर में 19 वाला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ द ICAI परसुएंट टू सेक्शन 224 मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज का रिजोल्यूशन पास किया. उसके अंदर बताया गया है आप एज एडवाइजर कंसल्टेंट काम कर सकते हैं. हाउ एवर ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप रेंडर नहीं कर सकते, और इस केस में उसने ये काम किया है. हेंस मिस्टर नटराज वुड बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 2. ठीक है, चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट सेक्शन 6. पॉइंट नंबर 2, हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, वो टॉपिक चल रहा है रेलिवेंट सेक्शंस का. तीसरे टॉपिक का पॉइंट 1 हमने कवर किया. अब आ जाते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 पर, एंड दैट इज सेक्शन 6 सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. मैं जो आपको नोटिंग करा रहा हूं वो बहुत थोड़ी सी नोटिंग कराऊंगा. ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इस नोटिंग के थ्रू कुछ चीजों को, कुछ कीवर्ड्स को अपने माइंड में सेट कर सकें. बट जितने टॉपिक्स हमारे एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कवर अप होते हैं, आपको उन सारे टॉपिक्स को टेक्स्ट बुक में से स्टडी करना है थॉरोली, एंड देयर आफ्टर उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन बैंक से. एमसीक्यूज की बात तब आएगी जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, तब आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है. एक एक मॉड्यूल के एंड में कुछ एमसीक्यूज, कुछ इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, वो मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस सेशन में रिकॉर्ड करके दूंगा, जिससे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ भी कर पाएंगे. चलिए सेक्शन 6 ये क्या कहता है. इसने कहा नो मेंबर ऑफ द ICAI का कोई भी मेंबर
वेदर इन इंडिया, इंडिया में और आउटसाइड इंडिया, shall be entitled to practice without holding certificate of practice. COP के बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, चाहे आप इंडिया की बात करें या आप इंडिया से बाहर की बात करें। यदि आप उस प्रैक्टिस को करना चाह रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ द ICAI, यदि आप प्रैक्टिस को एज अ मेंबर ऑफ द ICAI करना चाह रहे हैं, देन यू मस्ट होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप कहेंगे कि सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 या सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में तो आपने बोल दिया मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। पूरा एक तरफ तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 कहता है मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिना COP के प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। तो ये दोनों सेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। कैसे? नंबर 1, सेक्शन 6 ने बिल्कुल क्लियर किया बिना COP के आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते। ओके, तो बिना COP के क्या मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। करता हूं तो? ऐसे आपके क्वेश्चन होते हैं जनरली कि सर करता है तो लॉ ने उसको कवर कर लिया कि यदि तुम बिना COP के प्रैक्टिस करोगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में तुम्हें डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या जरूरत है फिर COP लेने की? क्या जरूरत है COP लेने की? सेक्शन 24 की पेनल्टी से बचना है। तो सेक्शन 24 कहता है कि बिना COP के प्रैक्टिस करोगे सेक्शन 24 की पेनल्टी लग जाएगी। बिना COP के प्रैक्टिस करोगे सेक्शन 24 की पेनल्टी लग जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट तो प्रैक्टाइजिंग CA वाला ही अप्लाई होगा। कोड ऑफ कंडक्ट तो प्रैक्टाइजिंग CA वाला ही अप्लाई होगा। यह मत सोचना कि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं अप्लाई होगा मेरे ऊपर, प्रैक्टाइजिंग CA वाला, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट को। तो सेक्शन 6 बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं देता सेक्शन 6 का कि COP नहीं है कोई बात नहीं, डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का स्टेटस ले लो। डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का कोई स्टेटस नहीं है। डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कोड ऑफ कंडक्ट प्रैक्टाइजिंग CA वाला अप्लाई करवाने के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसकी वैल्यू। कोई स्टेटस नहीं है ये डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का। डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जिसके थ्रू एक मेंबर के ऊपर जो बिना COP के प्रैक्टाइजिंग एरिया वाला काम कर रहा है, हम प्रैक्टाइजिंग CA वाला कोड ऑफ कंडक्ट उसके ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 6। अब इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट, once a person becomes a member of the ICAI, he is बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ CA एक्ट एंड इट्स रेगुलेशन। जनरल बात है, आप मेंबर बने हैं, आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपना नाम लिखवाया है, आप एसोसिएट मेंबर बने हैं, उसके 5 साल बाद सब्जेक्ट टू कंडीशन आप फेलो मेंबर बनेंगे, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के प्रोविजंस की, इसके अंदर बनाए गए रेगुलेशंस की कंप्लायंस तो करनी पड़ेगी। यदि वो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में अपीयर्ड हो रहा है as income tax representative after becoming a member of the institute, after becoming a member of the institute, मेंबर बनने के बाद, तो फिर तो आप CA की कैपेसिटी में ही अपीयर्ड हो रहे हो एज ए मेंबर। COP ले लेना, COP ले लेना।
आपकी कोई और कैपेसिटी नहीं है। A member of ICAI can have no other capacity in which he can take up such practice जो separable है from his capacity to practice as a member of the institute। मतलब आपकी अलग से कोई कैपेसिटी नहीं है, आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, तो आपको यदि कोई भी काम करना है एज ए मेंबर ऑफ द सीए इंस्टीट्यूट, एज ए मेंबर ऑफ द सीए इंस्टीट्यूट, यू मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मेंबर नॉट इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में नहीं है, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी एंगेजमेंट फॉर द सर्विसेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए प्रैक्टिसिंग सीए। देयरफॉर यदि एक सीए का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किसी भी रीजन से सरेंडर हो गया, देन ही कैन नॉट टेक इन एनी अदर कैपेसिटी एनी प्रैक्टिस सेपरेबल फ्रॉम हिज कैपेसिटी टू प्रैक्टिस एज ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसके ऊपर मैं आपको 2-3 छोटे छोटे से पॉइंट बताता हूं। देखिए, मिस्टर एक्स किन कैपेसिटीज में अलग अलग काम कर रहा है। सीए है, नॉन सीए है, सीए प्लस कुछ और भी डिग्री है, कुछ और भी डिग्री हैं या डेजिग्नेशंस हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी हो गया, एलएलबी पास हो गया, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपी हो गया, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो गया, कोई भी और डेजिग्नेशन है उसके पास। नंबर 1, इस सीए के पास सीओपी है। ओके, ये प्रैक्टिसिंग सीए है, जो मर्जी काम करे, सीए प्रैक्टिस वाला। नो सीओपी कैन नॉट प्रैक्टिस एज सीए। ये सीए की तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकता बिना सीओपी के। प्लस एक तो सीए की तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रैक्टिसिंग सीए। एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी काम जो प्रैक्टिसिंग सीए करता है। खाली सीए है तो ये सिर्फ प्रैक्टिसिंग सीए की कैपेसिटी में ही काम को एक्सेप्ट कर सकता था। अच्छा, इस केस में क्या होगा? इसने क्या किया, सीए का सीओपी ले लिया। इसने क्या किया, सीए भी है, सीएस भी है, एलएलबी भी है, या कुछ भी और है, सीए का सीओपी ले लिया, तो कैन एक्सेप्ट द वर्क ओनली इन कैपेसिटी ऑफ सीए। इस लाइन का मतलब समझ लीजिए कि यदि सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर है और इसने सीओपी ले ली, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस कैपेसिटी में काम को एक्सेप्ट करेगा? ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ सीए। लेकिन मान लीजिए इस सीए का सीओपी सरेंडर हो गया किसी भी रीजन के कारण, इस सीए का सीओपी सरेंडर हो गया किसी भी रीजन के कारण, he cannot accept the work
इन कैपेसिटी ऑफ सीए। आप सीए की कैपेसिटी में कोई काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका सीओपी सरेंडर हो चुका है। हां, क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूं, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं, कैन एक्सेप्ट वर्क इन अदर कैपेसिटी। क्योंकि आपकी दूसरी कैपेसिटी है, आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन है। अब सीए की कैपेसिटी में तो काम नहीं कर सकते, बट दूसरी कैपेसिटी में आप काम कर सकते हैं। आप नॉन सीए है, आप जो मर्जी करो, हमें क्या मतलब आपसे। अब मेंबर ही नहीं हो इंस्टीट्यूट के। जब आप इंस्टीट्यूट के मेंबर ही नहीं हो तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो सेक्शन 6 के रेफरेंस में यह मेन एस्पेक्ट है जिसका आपको ध्यान रखना है। चलो, अब इसी के ऊपर मेरे पास 2 क्वेश्चन है एग्जाम के जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया, नवंबर 2002 में और नवंबर 11 में। डिस्कस द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड शेड्यूल्स देयरटू। मिस्टर ए, सीए इन प्रैक्टिस सस्पेंड किया गया है फ्रॉम द प्रैक्टिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए, और उसने अपना सीओपी सरेंडर कर दिया फॉर द सैड पीरियड। ड्यूरिंग द सैड पीरियड ऑफ सस्पेंशन, though he did not undertake any audit assignment, he undertook representation assignment for income tax, जहां पर वो सीए की कैपेसिटी में अपीयर्ड हुआ है। सीए की कैपेसिटी में क्वेश्चन में कहा गया वो खाली सीए इन प्रैक्टिस था, सीओपी उसका सरेंडर हो चुका है। सीओपी सरेंडर होने के बाद वो सीए की कैपेसिटी में अपीयर्ड होता है। अब जरा आ जाइए इस नोटिंग पर। सीए है, सीओपी है नहीं, दूसरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जहां पर। या ये देखो, सीए है, सीओपी सरेंडर हो गया, कैन नॉट एक्सेप्ट द वर्क इन कैपेसिटी ऑफ सीए। वही चीज यहां पर है, सीए है, सीओपी नहीं है, कैन नॉट प्रैक्टिस एज सीए, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रैक्टिसिंग सीए। तो अब इसी आंसर को, क्वेश्चन को देखें और बताएं क्या ये उसने ठीक किया। क्या वो टैक्स रिप्रेजेंटेशन का वर्क एक्सेप्ट कर सकता था? जवाब है नहीं, ही कांट, नहीं कर सकता था इन द कैपेसिटी एज सीए। हां, उसकी कोई दूसरी कैपेसिटी और होती, वो सीए के साथ साथ कुछ और भी होता, जीएसटी प्रैक्टिशनर होता, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता, एडवोकेट होता, कंपनी सेक्रेटरी होता, कॉस्ट अकाउंटेंट होता। हां, उस कैपेसिटी में कर लो आप। अब यही चीज मई 18 में क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। मिस्टर डाइस, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, was ordered to surrender his certificate of practice and he was suspended for 1 year on certain professional misconduct against him. During the period of suspension, Mr. Dice designate himself as GST consultant. GST consultant. उसने अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहा। He did the work of filing GST return and made appearance as a consultant before various authorities. He contend there is nothing wrong in it as he, like any other GST consultant, could take such work and his engagement as such in no way violate the order of suspension inflicted on him. Is he राइट इन हिज कंटेंशन? अब देखिए जरा क्वेश्चन 9 और 10 में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन 9 में
और 10 में, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? पर्सन सीओपी होल्ड करता था दोनों में ही, फ्रॉम एट द इनिशियल स्टेज, बिगिनिंग में। उसके बाद क्या हुआ? उसका सीओपी सरेंडर हुआ। ठीक है, दोनों ही केस में अब वो सीए प्रैक्टाइजिंग नहीं रहा, दो ही इज ए मेंबर ऑफ द आईसीएआई, स्टिल ही इज ए सीए। ओके, अब क्या हुआ? आफ्टर सरेंडरिंग द सीओपी, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने टैक्स रिप्रेजेंटेशन का काम एक्सेप्ट किया, लेकिन किस कैपेसिटी में? सीए की कैपेसिटी में। लेकिन क्वेश्चन 10 में उसने यह काम एक्सेप्ट किया जीएसटी कंसल्टेंट की कैपेसिटी में। 9 में वो गिल्टी हो गया, क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ द आईसीएआई सीए के नाम से काम एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास सीओपी नहीं हो। सीए के नाम से आप काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। नो, यू मस्ट बी ए प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। 10 में उसने कहा मैं सीए रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, मैं जीएसटी कंसल्टेंट। मैं आपको कह रहा हूं आई एम ए जीएसटी कंसल्टेंट। उस पर्सन ने कहा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। नो, आई एम ए जीएसटी कंसल्टेंट। मैं जीएसटी कंसल्टेंट की कैपेसिटी में काम एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैंने सीए वर्ड को यूज ही नहीं किया। इन दैट केस नो मिसकंडक्ट एट ऑल। जैसे जो पॉइंट मैंने आपको यहां लिखवाए कि पर्सन जीएसटी प्रैक्टिशनर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जीएसटी कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनकी कैपेसिटी में काम एक्सेप्ट करे, देन ही कैन एक्सेप्ट वर्क इन एनी अदर कैपेसिटी। यहां पर आप उसको काम करने से थोड़ी रोक सकते हो दूसरी कैपेसिटी में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 6, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके दो बीच में छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो मैं जल्दी से आपको रीड करा देता हूं, सिर्फ रीडिंग के पर्पस के लिए है। Not much important. Under what circumstances certificate of practice may be cancelled? Certificate of practice shall be liable for cancellation if name of the holder of the certificate is removed from the register. यदि रजिस्टर ऑफ मेंबर में से ही नाम हटा दिया गया, जो पर्सन मेंबर ही नहीं रहा, he cannot hold certificate of practice. Second one, if the council is satisfied after giving an opportunity of being heard to that person that certificate was issued on the basis of incorrect, misleading or false information or by mistake or inadvertence. While applying for the certificate of practice, the member of the institute furnishes some false information, like he was working in a company as a full-time employee, and thereafter he applied for the certificate of practice, and no declaration is being given in the application that he is working as a full-time employee in a company, though he was actually working in a company. If in such a case a member of the institute furnishes false particulars while applying for the certificate of practice, and institute and the council of the institute at a later stage came to know that false particulars has been furnished while applying for the certificate of practice, they may cancel the certificate of practice after giving an opportunity of being heard to that person. Third one, member ceased to practice due to any reason, or member has not paid annual fees for the COP till 30th day of September of the relevant year. However, if in this case the fees is paid at a later stage, then COP will be restored from the date of cancellation. Like if on 5th of October 2020 the COP is cancelled, reason being the fees is not being paid. However, realizing the mistake,
the person deposited the fees on 15th of November 2020. At a later stage, on 15th of November 2020, he deposited the fees. Now, his COP will be restored from this date, from the date of cancellation. The council may restore the COP on an application made in the approved form on payment of the prescribed fees with effect from the date on which it was cancelled, to a member whose certificate has been cancelled due to non-payment of the annual fees. Where a COP is cancelled, holder shall surrender the same to the secretary. So these 2 points, one is Regulation 10 of Chartered Accountant Regulations 1988, and second one is the Regulation number 11, the circumstances in which the COP can be cancelled and how the cancelled COP can be restored to the member need to be covered, Regulation 10 and 11. Now, नेक्स्ट एक काम करते हैं, टॉपिक को अभी बस यहीं तक कवर करते हैं इस सेशन में। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट सेशन, जो सेक्शंस बच गए हैं वो इसके नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्ड कर देता हूं। तो फर्स्ट सेशन हमारा आज हमने एक तो बेसिक डिस्कशंस कर ली एंड सेकंड दो मेन सेक्शन हमने इस सेशन में कवर अप किए हैं। नंबर 1 दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 एंड नंबर 2 सेक्शन नंबर 6। और इसके हमने 5 क्वेश्चन, आई थिंक 5 थे शायद, 4 क्वेश्चन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के ऊपर और 2 क्वेश्चन सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। तो 6 क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं और 2 मेन सेक्शंस कवर अप किए हैं। इसके बाद के जो रिमेनिंग सेक्शंस बच रहे हैं उसमें एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 27 जो इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो उसको दूसरे सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। इस सेशन को यहीं पर कर देते हैं ओवर, और जितना आज कवर अप किया है उसको साथ साथ जो लर्निंग पार्ट है वो लर्न करना है, जो रीडिंग पार्ट है उसको रीड करना है, और कोशिश करिएगा कि एक क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस साथ साथ जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।